हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं चैनल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं कहूंगा वेलकम बैक। यहाँ पे इनकम टैक्स चल रहा है, वीडियो नंबर 3 है। उम्मीद है आपने पहले की 2 वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो पहले जाकर उनको जरूर देख लेना, क्योंकि जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तो हम आगे समझ पाएंगे। और आज की वीडियो नंबर 3 कहती है इनकम के बारे में, वही जो मैं पिछली वीडियो में शुरू करते करते रह गया था क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी। तो जब इनकम के बारे में डिस्कस करते हैं, इनकम टैक्स है तो इनकम के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए बिल्कुल। तो ठीक है, अब पिछली वीडियो में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस किया था, उसी से इसको कनेक्ट करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो पहले जाकर उसको देख लेना। आइए बात करते हैं इनकम के बारे में। तो यार देखो, जो इनकम है ये 2 टाइप की हो सकती है। क्या क्या 2 टाइप हो सकते हैं इनकम के? एक हो सकती है इंडियन इनकम और एक हो सकती है फॉरेन इनकम। ठीक है, या तो इनकम होगी इंडियन इनकम या होगी वो फॉरेन इनकम। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी इनकम इंडियन होनी चाहिए, कौन सी फॉरेन? आपने जो इंडिया में कमाई है वो इंडियन, जो बाहर कमाई है वो फॉरेन। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता यार। इसकी कुछ टर्म्स होती हैं। एक होता है कि इनकम कहाँ अक्रू हुई है और एक होता है इनकम कहाँ रिसीव हुई है। अक्रू होने का मतलब है बेसिकली वही आपको पढ़ा हुआ होगा कंसेप्ट, तो ड्यू कहाँ हुई है, कहाँ पे इनकम ड्यू हुई है और कहाँ इनकम रिसीव हुई है, कहाँ मिली है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पहली बात ये कहती है कि इफ इट इज एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया। एक्रूड, देखो अक्रूड मतलब अक्रूड इंडिया में हुई है, या फिर डीम्ड टू बी एक्रूड। क्या मतलब? वही जैसे मैं बोला कि तू अक्रूड नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं तू अक्रूड है, तू है लेकिन तुझे पता नहीं है। ठीक है, वो इनकम अक्रूड नहीं होती इंडिया में, लेकिन फिर भी हम उसे कहते हैं कि हम तुझको मानेंगे कि तू इंडिया में एक्रूड है। उसको कहते हैं डीम्ड टू बी एक्रूड। तो या तो एक्रूड होनी चाहिए इंडिया में या फिर डीम्ड टू बी एक्रूड। और दूसरी वो रिसीव्ड है, उसके लिए भी वही बात है, या फिर वो या तो इंडिया में वो रिसीव्ड है या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड। वही बात हो गई कि वो रिसीव इंडिया में नहीं हुई है लेकिन फिर भी हम उसे कह रहे हैं कि भाई तू रिसीव्ड है, तुझे पता नहीं है लेकिन तू है, तो वो है डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ठीक है ना? तो या तो वो इनकम इंडिया में एक्रू हुई हो या फिर वो इंडिया में रिसीव हुई हो, दोनों में से कोई भी एक बात होनी चाहिए, तो कहेंगे उसे इंडियन इनकम। दोनों बातें तो वैसे ही बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर फॉरेन इनकम की बात करूं मैं, तो देखो सबसे पहली बात इसके लिए अक्रूड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इंडिया के बाहर एक्रू हो रही है। एंड यहां पे मैं और का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? एंड दूसरी वही बात भाई, रिसीव्ड। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फॉरेन इनकम में क्या है, वो एक्रू भी बाहर होनी चाहिए और रिसीव भी बाहर ही होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अभी अगर मैं ऐसा कर दूं और कर दूं इसको मैं, तो अगर उनमें से एक भी चीज इंडिया में होगी तो वैसे ही इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इंडियन इनकम बन जाती है। ठीक है ना? तो सिंपल सीधी सी बात है, अगर इनकम इंडिया में ही एक्रू हो रही है और इंडिया में रिसीव हो रही है इंडियन इनकम, इंडिया में एक्रू हो रही है, फॉरेन में रिसीव हो रही है इंडियन इनकम, इंडिया में बाहर कहीं एक्रू हो रही है, इंडिया में रिसीव हो रही है, तब भी इंडियन इनकम। और अगर दोनों ही काम बाहर हो रहे हैं, रिसीव भी बाहर हो रही है, एक्रू भी बाहर हो रही है, देन इट इज अ फॉरेन इनकम। ठीक है ना? तो ये बेसिक चीजें हैं यहाँ पे इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम के बारे में। ये बेसिक आपको जो क्लासिफिकेशन है इतना आपको समझ आना चाहिए। उम्मीद है ये चीज तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसको रेजिडेंशियल स्टेटस से हम कैसे लिंक करेंगे, आइए जानते हैं। तो देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है मैंने आपको 2 तरीके से बताया था कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अलग तरीके से देखते हैं, बाकी जितने हैं उनके लिए अलग देखते हैं। अब इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए क्या होता है, या तो वो होता है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर नॉन रेजिडेंट। लेकिन जो बाकी के जितने भी होते हैं उनके लिए सिर्फ 2 ही होते हैं, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। उनके लिए कौन सी इंडियन इनकम फॉरेन इनकम हम इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी, इसको जानते हैं, समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं इंडियन इनकम की, इंडियन इनकम क्या है, जो इंडिया में कमाई है, वही मैंने आपको बताया था, डीम्ड, रिसीव्ड एंड एक्रूड इन इंडिया। ठीक है ना? तो अब इसका क्या सीन रहता है कि इंडियन इनकम पे तो आपको टैक्स देना ही देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, चाहे आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, आरओआर हो, एनओआर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन इनकम है, आपको टैक्स देना है। तो ठीक है, तीनों कैटेगरीज आर टैक्सेबल इन इंडिया और इंडियन इनकम। लेकिन अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। अब देखो, फॉरेन इनकम के लिए क्या रहता है
अब बाहर की इनकम है हमारी, तो हमारे देश में तो कमाया नहीं उन्होंने, लेकिन अपने देश का जो रेजिडेंट है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है, वो यहीं पे रहता है, सारा काम उसका यहीं पे है ना, और वो बाहर से कुछ पैसा कमा के ला रहा है, तो ला तो अपने देश में रहा है, उसको यहाँ पे टैक्स देना है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है, अपने देश में तो रहता नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए आया था, कुछ दिनों के लिए, अब उस पर हम क्यों टैक्स मांगे? ना हमारे देश में रहता है, ना हमारे देश में उसने पैसा कमाया, उस पर हमारा टैक्स मांगने का कोई हक नहीं है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल। अब बात आती है एनओआर की, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके लिए क्या करें? अगर मैं यहाँ पे टिक लगा दूं कि हाँ उसकी फॉरेन इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे, तो फिर आरओआर और एनओआर में फर्क ही क्या रह गया, है ना, सेम चीज हो गई। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूं कि हम तेरे पे टैक्स नहीं लेंगे, तो एनओआर और एनआर में फर्क ही क्या रह गया। तो अब करें क्या करें, टैक्स ले या ना ले? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टिक तो लगाएंगे, लेकिन साथ में लगा देंगे एक स्टार। तो ये इसको बाकी दोनों कैटेगरी से अलग बना देता है। तो यहाँ पे स्टार का क्या मतलब है, टैक्स लगेगा, लेकिन इफ उसका जो मान लेते हैं अगर बिजनेस है, तो उसका जो कंट्रोल मैनेजमेंट है इंडिया से हो रहा है, चाहे पूरा हो या थोड़ा बहुत हो, इंडिया से अगर हो रहा है, जो प्रोफेशन है अगर वो इंडिया में सेटअप किया गया है, देन हम उस पर टैक्स लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको स्टार लगा के दो कैटेगरी बता दी कि इफ अगर वो बिजनेस है एंड इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और अगर वो प्रोफेशन है इट इज सेटअप इन इंडिया। ये दो बातें हैं, अगर ऐसी दो बातें होती हैं देन हम इससे इंडिया में टैक्स लेंगे। अगर वो बाहर कहीं कंट्रोल हो रहा है, बाहर ही कहीं सेटअप हुआ है, तो हम कहेंगे नहीं भाई तू टैक्स मत दे, ठीक है ना। देन इसमें यहाँ पे स्टार है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बाकी की जितनी कैटेगरी होती है उनके लिए तो होती ही दो है यार, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, उसमें तो बहुत ही क्लियर हो जाता है। इंडियन इनकम का मैंने आपको बताया था, उसको टैक्स देना ही देना है इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में पैसा कमाए टैक्स देना है। फॉरेन इनकम, रेजिडेंट है तो उसको टैक्स देना है, भाई अपने देश का नागरिक है, तू कहीं से भी पैसा कमा के लाए टैक्स तेरे को यहीं देना है। और बाहर का नागरिक है तो भाई जाए ऐसे। तो हमारे यहाँ का रेजिडेंट ही नहीं है, नागरिक नहीं कहूंगा मैं, रेजिडेंट नहीं है तो हमारे यहाँ का, और तूने हमारे यहाँ पैसा भी नहीं कमाया, तो तू यहाँ पे टैक्स क्यों देगा, ठीक है ना। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है यार, ये सारा कुछ इजी है, बस एक ये यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है। मैं कंफ्यूजिंग इसको ज्यादा नहीं कहूंगा यार, सिंपल सी बात है कि अगर फॉरेन इनकम है लेकिन उसका कुछ इंडिया में है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, सेटअप इंडिया में हुआ है, देन आप टैक्स मांगो, नहीं है तो आप छोड़ दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी जब प्रैक्टिकल पार्ट आता है तो कुछ कुछ बच्चे अटक जाते हैं। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे अगली वीडियो में, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो यार ये तो पूरा एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या आती है, कुछ इनकम ऐसी होती है जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले पॉइंट में कि इनकम इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो क्या होता है, तो उसके कुछ केस करेंगे कि इन विच केसेस इनकम इज डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो देखो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। वैसे तो यार मैं सोचा प्रैक्टिकल कराऊंगा, बट अब थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं तो फिर करा देते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इनकम का इंडिया में कुछ बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यार जाहिर सी बात है, अगर कुछ ना कुछ इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन है तो हमारे से रिलेटेड है, वो टैक्स लेंगे मुझसे। लेकिन इसका एग्जांपल क्या होता है कि यहाँ पे उसने क्या कहते हैं, कुछ अपॉइंट किया है, एजेंट अपॉइंट किया है, या फिर उसने अपने यहाँ पे कुछ भी एक ब्रांच ऑफिस लगाया है ताकि वो सेल्स एंड परचेज कर सके गुड्स का। ब्रांच ऑफिस लगाया या फिर एजेंट लगाया सेल परचेज के लिए, या फिर अपने यहाँ पे एक फैक्ट्री उसने लगाई है, ठीक है। फैक्ट्री में क्या गया है, वो यहाँ से लोकली सामान लेगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है अपना इंडिया का ही वो सब यूज कर रहा है, तो हम उससे यहाँ पे टैक्स ले लेंगे, ठीक है। उसने कोई लोकल सब्सिडरी बना ली है अपनी, एक जैसे कंपनी होती है उनकी सब्सिडरी कंपनी लोग बना लेते हैं, तो उस सब्सिडरी कंपनी बनाई है इंडिया में काम करने के लिए, देन उससे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। या फिर उसका कोई रेजिडेंट है और एक नॉन रेजिडेंट, उनके बीच में कुछ फाइनेंशियल कनेक्शन रहता है, एसोसिएशन रहती है, तो उनको यहाँ पे टैक्स ले लेंगे। इसको हम मानते हैं कि इसके बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में। ये इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि अगर हम परचेज करते हैं गुड्स का एक्सपोर्ट करने के लिए, कुछ यहाँ पे हम उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, फैक्ट्री वगैरह लगा के बस गुड्स खरीद के लेके जाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, देन हम उस पर इंडियन इनकम नहीं मानते हैं उसको, ठीक है। दूसरा हो गया कि यहाँ से इंडिया में आके फॉर कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज। न्यूज एंड व्यूज क्या है यार, अब आते हैं ना जैसे फॉरेन टीवी चैनल वाले, न्यूज चैनल वाले आते हैं और न्यूज कलेक्ट करते हैं, और या फिर लोगों के व्यूज ओपिनियन कलेक्ट करते हैं। तो अगर वो ऐसा कलेक्ट कर रहे हैं देन इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन। या फिर तीसरी कैटेगरी कि इंडिया में आके मूवीज की शूटिंग हो रही है, फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, तो उसको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। जाहिर सी बात है
क्योंकि उनकी मूवी की कलेक्शन पे फिर आप टैक्स मांग लोगे कि भाई आपने तो हमारे यहाँ शूटिंग करी थी, टैक्स दो। तो क्या अगली बार कोई शूटिंग करने आएगा? कोई नहीं आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे किया जाता है। या फिर ये हो गया कि कोई फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी है तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया बिजनेस कनेक्शन का। दूसरा पॉइंट रहता है कि कोई भी इनकम जो इंडिया के अंदर की प्रॉपर्टी से आ रही है, कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसा सोर्स है इंडिया में है उसका, उससे कुछ इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको हम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया कहते हैं, भले ही वो फॉरेन में सारी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी, ठीक है ना। या फिर इंडिया में कोई कैपिटल एसेट है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, भाई फॉरेन में बैठेगा आदमी अपना दिल्ली में जो घर है उसका वो बेच देता है, तो ट्रांसफर हो गया वो, तो उसको हम ले लेते हैं कि ठीक है भाई इट इज डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया, भले ही तो सारा काम फॉरेन में बैठ के कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो सैलरीज होती हैं उसके अंदर मैं बात करूं, तो अगर उसने अपनी सर्विसेज इंडिया में दी है, ठीक है, वो बाहर रहता है, इंडिया में आके अपनी सर्विसेज देता है, उसकी सैलरी उसको मिलती है, देन इट इज डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया, फिर उसको हम टैक्सेबल मान लेंगे। या फिर होता है कि जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन सिटीजन को कुछ सैलरी दे रही है, उसको हम डीम्ड टू बी एक्रूड मानते हैं। गवर्नमेंट सैलरी दे रही है इंडिया को, इंडियन सिटीजन को कहीं पे भी हो, ठीक है। या फिर अब हम कहें सिक्स्थ कैटेगरी अगर हम बोले तो इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है, उसको हम मान लेते हैं। सेवेंथ पॉइंट पे आ जाता है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फी, ये जैसे 2-3 पॉइंट्स हैं, तो इसको हम किस तरीके से मानते हैं डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया। इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट कहता है कि अगर ये गवर्नमेंट दे, जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी वगैरह सब पे कर रही है, उसको हम मानेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर ये कोई रेजिडेंट दे रहा है, रेजिडेंट अगर देता है, तो इसकी एक एक्सेप्शन छोटी सी ये है कि अगर ये जो सर्विसेज है, इनकम है, इसको आप इंडिया के बाहर जाके यूज करते हो पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना, तो पैसा उसने दिया रेजिडेंट ने, लेकिन हमने उसको यूटिलाइज बाहर जाके किया दूसरे देश में, उसको फिर छोड़ देंगे। बट हाँ, अगर रेजिडेंट ने किया तो हम उसको लेते हैं। और रही बात अगर नॉन रेजिडेंट की, और वो पैसा जो है इंडिया में ही यूज किया जाता है पैसा कमाने के लिए, देन उसको हम ले लेते हैं डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया, ठीक है। और 8वां और आखिरी पॉइंट है यहाँ पे गिफ्ट का, है कि अगर एक रेजिडेंट गिफ्ट देता है किसी नॉन रेजिडेंट को या फिर एक फॉरेन कंपनी को, तो उसको भी हम टैक्सेबल मानेंगे, डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया। ये कुछ इसके 8 पॉइंट्स हैं कि हम कौन से इनकम को डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया मानते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ आई होंगी। ये जो चार्ट्स वगैरह मैंने बनाए ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनकम जो है मैंने पूरी कोशिश करी है अच्छे से क्लियर कर देने की, और उम्मीद है क्लियर हो भी गया होगा आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे ये पार्ट हो गया। अब अगली वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है डेफिनेटली, और फिर हम सैलरीज वगैरह पे पढ़ेंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि फायदा सबका होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।